नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदरथे पतत्ते सकायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमनहिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरन् त्वान्नमामो वयम्। त्वदीयाय कायाय बद्धाकटीयम् शुभामासि सन्देहि तत्पूर्तये। अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिम् सुशीलं जगद्वेन नम्रं भवेत्। सुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् स्वयं स्वीकृतन्नः सुगङ्कारयेत्। समुत्कर्षनिःश्रेयसैकमुक्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम्। तदन्तःस्फृत्तक्षयाधेय निष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशिम्। विजेत्री क्षणः संगता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्। परं वै भवन्नेतुमेतत्स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वासि साते व्रतम्। भारत माता की जय। हम लोग अपने संस्थापक श्रद्धेय डॉक्टर साहब का वर्ष प्रतिपदा के दिन उनका जन्मदिन मनाते हैं। और आप अपने संस्थापक ह्यूम का जन्मदिन क्यों नहीं मनाते? क्या कारण है? और आप मनाएंगे भी क्यों? अगर आप ह्यूम का जन्मदिन मनाएंगे तो आप सब कुछ सामने लाना पड़ेगा। आपकी पोल पट्टी खुल जाएगी। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ह्यूम ने किस प्रकार से क्रांतिकारियों को जिंदा जलाया था। कुछ क्रांतिकारियों को पेड़ पर लटका करके मारा था। एटा के किसानों को किस प्रकार से आपने घेर करके उनको अग्नि के हवाले किया था, उनकी हत्या की थी। आज हमको ये हत्यारे कहते हैं। तुम्हारे पुरखे ह्यूम ने क्या किया था भारतीय संस्कृति और सभ्यता के साथ, भारतीय लोगों के साथ, आप क्यों नहीं बताते हैं? आप क्यों नहीं बताते हैं? जब 28 दिसंबर को ह्यूम ने प्रथम बैठक में कार्यक्रम किया था तो उसने क्या कहा था, किन शब्दों के साथ भारतीयों के साथ संबोधन किया था, ये आपको बताना पड़ेगा। इसलिए आप ह्यूम का आज तक कोई कांग्रेसी जन्मदिन मनाने का साहस नहीं कर सका। कांग्रेस के लोगों को जन्म मनाने के लिए कहीं गांधी का सहारा लेना पड़ता है, तो कहीं नेहरू का सहारा लेना पड़ता है, तो कहीं इंदिरम्मा का सहारा लेना पड़ता है। बड़ी विडंबना है। आप अपने संस्थापक का यशोगान नहीं कर सकते, उसमें आप लज्जा का अनुभव करते हैं। और आप सावरकर को कहते वीर सावरकर न कहें। आपका पुरखा ह्यूम इसको जब क्रांतिकारियों ने भेजा तो उसने माफी मांगी और इसलिए क्रांतिकारियों ने छोड़ दिया। परंतु कुछ लोगों ने फिर घेरा और ये अपना धोती साड़ी काजल सिंदूर सारा श्रृंगार करके भागा।
जरा इतिहास में भी तो बताओ। सावरकर को वीर न मानने वाले, जरा भी उनके विषय में बताएं। वो व्यक्ति वीर नहीं है जिसने आपके नाक के नीचे आपको नाक को छेने चबवा दिए। भरी सभा में आप शोक प्रस्ताव पास कर रहे थे, आपका उसने डट करके विरोध किया, वो वीर नहीं है। आप उसको जहाज से ला रहे थे, वो भरे समुद्र में कूद गया, अंग्रेजों की सीमा पार करके फ्रांस में पहुंचा जा करके, फिर आपने उसको गिरफ्तार किया, अलग की बात है, लेकिन आप रोक नहीं पाए। वो वीर नहीं है। तो क्या आपका पुरखा होम वीर है? और रही बात माफी मांगने की बात आप करते हैं, आपको ये शोभा नहीं देता। आपके पूर्वज अंग्रेजों ने भारतीय नरेशों के साथ कितनी बार माफी मांगी और छल किया, कितनी संधियां की, संधियां तोड़ी, ये भी आपको बताना चाहिए सावरकर की माफी मांगने से पहले। और रणनीति होती है युद्ध की। सावरकर के कहने पर कई क्रांतिकारियों ने क्षमादान का आवेदन किया और उसके बाद में बड़े बड़े कृत्य किए। इससे तुम्हारी सरकार दहल गई, तुम्हारा नेशन दहल गया, तुम्हारा यूनियन जैक थर्रा गया। क्या उसका भी तो वर्णन करो। और नाभा जेल में नेहरू ने क्या किया था, कैसे उनको रातों रात छोड़ दिया गया, इसका भी तो वर्णन करो। आप बात करते हैं सावरकर के केवल माफी नामे पर आप बात करते हैं, धूर्तता इतनी है, बाकी सावरकर के किसी भी कृत्य पर बात नहीं करते। सावरकर ने क्रांतिकारियों के बीच में रह करके क्रांतिकारी जीवन जिया, जेल में किस प्रकार से कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत किया, इतिहास के किन पन्नों को सृजन किया, उस पर आप बात नहीं करते। आप केवल माफी नामे की धूर्ततापूर्वक बात करते हैं। आप तो सावरकर के चरित्र पर भी उंगली उठाने से आज नहीं आते। हरिभूमपंथियों, वो जमाना लद गया, अगर तुम सावरकर की माफी पर बात करोगे तो हम गांधी के ब्रह्मचर्य प्रयोग पर बात करेंगे। फिर दोष मत देना कि आपने शिष्टता नहीं रखी है। अगर आप सावरकर पर उंगली उठाएंगे तो फिर फूल वाले चाचा के तो सारी राज जनता के सामने बराबर प्रचारित किए जाएंगे। जो आपके लोगों ने पुस्तक के रूप में लिखे हैं, फोटोग्राफ के रूप में संग्रहित किए हैं, लेकिन आपको क्या, आप तो निर्लज्ज है। आपको सत्ता चाहिए, ना आपका कोई ईमान है, न कोई नीति है, न कोई सिद्धांत है। आपको इससे मतलब ही क्या है? मैं निवेदन करता हूं, जो अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, जो हिंदुत्ववादी कहते हैं, उनको लाठी वाले बाबा का और उनके अनुयायियों का डट करके मुकाबला करना चाहिए। अगर वो सावरकर की माफी की बात करते हैं तो उनके पूर्व के अंग्रेजों के राजाओं से कितनी बार माफी मांगी हमारे भारतीय नरेशों से, इसको भी बताना चाहिए। अगर वो चरित्र पर छोड़ छालते हैं तो गांधी के ब्रह्मचर्य प्रयोग पर अंगुली उठाना चाहिए। सेलेक्टर वर्क ऑफ नेहरू और गांधी के पत्र, ये सब प्रकाशित हो चुके हैं। और ये नागपुर से नहीं प्रकाशित हुए, ऋषमबाग ने इनको नहीं प्रकाशित किया, मोहन भागवत ने इनको प्रकाशित किया है, आपके अपने लोगों ने प्रकाशित किया है। एक एक पत्र का अगर कहीं चर्चा होने लगी तो आपको मुंह दिखाने के लिए भागना पड़ेगा। आज आप हिंदुत्ववादियों पर जगह जगह मुकदमा दायर कर रहे हैं। अगर हमने मुकदमा कहीं दायर किया, हिंदुत्ववादी जाग गए, मुकदमा दायर किया, तो फिर आपको इंग्लैंड में ही शरण लेनी पड़ेगी। इसलिए शिष्टता से रहिए।
सुष्ठुता से व्यवहार करिए, आपके लिए यही उत्तम होगा और अच्छा होगा। इन लोगों ने देशभक्तों के बाद तो कांग्रेस में राष्ट्रवादी विचारधारा, उनके पीछे कैसे कैसे षड्यंत्र किए, क्या क्या किया, ये इतिहास से छिपा नहीं। लाला लाजपत राय की मरने के बाद जो देशभक्त कांग्रेसी थे वो कमजोर पड़ते गए, जो केवल कांग्रेस से संघर्ष करके और राष्ट्रीयता का ढोल बजाने गए थे तो धीरे धीरे कम पड़ते गए, और एक दिन ऐसे तत्वों का कांग्रेस में अकाल हुआ और कांग्रेस अपने पुनः मूल स्वरूप में लौट आई, अर्थात अंग्रेजों की विजय हुई, अंग्रेज भक्तों का डंका कांग्रेस में बजने लगा। वैसे इस श्रृंखला में कांग्रेस की एक और महान विभूति है जिनका चर्चा करना बहुत आवश्यक है और जिनका चर्चा आगे भी कई रूपों में किया जाएगा। यह है कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती एनी बेसेंट, जो ग्रेट ब्रिटेन की रहने वाली थी। उनकी मक्कारी को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। माननीय तिलक जी ने होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने मांग की, होम रूल की, पर इस महिला को भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तो सब कांग्रेसी लगभग ज्यादातर होम रूल के पक्ष में थे, होम रूल लीग सोसाइटी के लिए काम कर रहे थे। उसमें भी दो फाड़ करके अपना अलग होम रूल लीग सोसाइटी गठित की, और इन दिव्य महिला के नेतृत्व में जिन्ना भी थे। और अलग सोसाइटी गठित करके तिलक की होम रूल की मांग को फेल कर दिया, तिलक को निष्क्रिय कर दिया और उनके किए कराए पर पानी फेर दिया। यद्यपि मैं इस मांग से सहमत नहीं, लेकिन तिलक का यह दृष्टिकोण था, इस माध्यम से ही जन जागृति आएगी और कुछ मिलेगा। बाकी क्रांतिकारी लोग क्रांति अपने हिसाब से कर ही रहे हैं, पर इस महिला ने वो भी नहीं होने दिया। यही कांग्रेस की अध्यक्षा थी। उनका योगदान आपको लोगों के सामने रखना चाहिए कि किस प्रकार का योगदान है। हालांकि तिलक की इस मांग से मैं कतई इत्तेफाक को नहीं रखता। और इनका दूसरा योगदान है, महान कूटनीतिज्ञ, थियोसॉफिस्ट। अब थियोसॉफिस्ट सोसाइटी
थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी भी चर्चा करना आवश्यक है कि स्थापना क्यों की गई, किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए की गई। ये भारतीयों को जानना नितांत आवश्यक। थियोसॉफिकल सोसाइटी वह स्थित क्रूरता लूटपाट में जिनका कोई सानी नहीं है, उन्होंने पूरे भारत पूरे विश्व को जहां मौका मिला लूटा, बौद्धिक रूप से, प्राकृतिक संपदा के रूप से, मानवीय संपदा के रूप में। ऐसे साम्राज्यवादियों के घर, अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर में इसकी स्थापना हुई। यद्यपि अमेरिकी मानवता का ढोंग बहुत करते हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्र की स्थापना ही 1 करोड़ से अधिक रेड इंडियनों की हत्या पर आधारित है। वो वहां के मुख्य निवासी थे। आज संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में गिने चुने रेड इंडियन बचे हैं। उनको किस प्रकार से मारा गया, कूटा गया, उनकी हत्या की गई, इस विषय में कोई चर्चा नहीं करना चाहता। वो मानवता की बात करते हैं, मानवता का ज्ञान देते हैं, लेकिन कोई भी मई कलाले कहने वाला नहीं। आप मानवता का ज्ञान बात दीजिए, पहले जो आपने 1 करोड़ लोगों को मारा उसका हिसाब दीजिए। अब ये लोग हमें मानवता सिखाएंगे? जिन्होंने पूरी नस्ल की नस्ल बर्बाद की, उनका देश छीन लिया, ऐसे निष्ठुर हत्यारे लोग मानवता के अलंबरदार हैं, ये बड़ी विडंबना की बात है। तो मैं अपने विषय पे आता हूं। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी स्थापित की गई। इसके संस्थापक रूस की निवासी मैडम हेलेना ब्लावाटस्की और अमेरिका के निवासी कर्नल अलकाट थे। हो सकता है उच्चारण में मेरे दोष हो, आप लोग मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं रूसी भाषा का जानकार नहीं हूं। ये स्वामी दयानंद सरस्वती के बहुत समय तक पास में रहे, प्रत्यक्ष में तिलक भी लगाते रहे, भारतीय संस्कृत का प्रेमी होने का ढोंग भी करते रहे, परंतु ये वस्तुतः ब्रिटेन और अमेरिका के विश्वास पात्र थे और उनके एजेंट थे। हो सकता है ब्रिटेन की गुप्तचर संस्था ने स्वामी दयानंद सरस्वती को इनके पास में लगा रखा हो, क्योंकि ब्रिटेन के लोग ये कुकृत्य करने में माहिर हैं। पर अभी प्रामाणिक रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, अनुमान ऐसा हो सकता है, पर अनुमान इतिहास नहीं होता। पर इतना तो सत्य है, प्रमाण है, वो अंग्रेजों के हितैषी थे, अंग्रेजों के कृपापात्र थे और साम्राज्यवादी शक्तियों के दलाल थे, कृष्णरी मिस्त्री से जुड़े हुए थे। वो यज्ञोपवीत भी पहनते थे, संकट पड़ने का भी ढोंग कभी कभी कर लेते थे। स्वामी दयानंद दूरदर्शी थे, क्रांतिकारी दृष्टिकोण वाले थे, भविष्य दृष्टा थे। उन्होंने इनकी गतिविधियों को पहचान लिया और कुछ चीजों में इनको पकड़ा, संदिग्धता पाई। स्वामी दयानंद ने इनको तत्काल प्रभाव से उनको निकाल दिया।